जो जनसंघ है इसका इतिहास ये है कि जिस समय इंदिरा गांधी और जेपी का झगड़ा हुआ, जेपी बहुत बड़े नेता थे, गांधी के फॉलोवर रहे थे, इंदिरा गांधी को तबाह कर दिया उन्होंने आखिरी कुछ सालों में। जब 71 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आई, फिर संविधान से फुटबॉल खेलने शुरू की उन्होंने। 1971 में जब आई तो उस समय संविधान के 23 संशोधन हुए थे। उन्होंने 1971 से लेकर 76 तक 5 साल में 42 से पहुंचा दिया मामला। धड़ाधड़ संशोधन पर संशोधन, 24 में से लेकर 42 में तक सब कर दिए केवल 5 साल में। और उस समय पूरे देश में एक ही आदमी को टक्कर दे सकता था, वो था जेपी। वो किसी पोस्ट पे नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे बिहार में मुख्य रूप से, थोड़ा गुजरात में भी करके आ गए बीच में। इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी। अंत में जेपी ने रेलवे में हड़ताल करवा दी। रेलवे की हड़ताल को राष्ट्रपति ने समर्थन दे दिया। सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति ने रेलवे की हड़ताल को समर्थन, मतलब खुल के नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति उस परंपरा से आए थे, ट्रेड यूनियन की परंपरा से ही आए हुए थे। तो जब हड़ताल हुई तो बड़ा अच्छा लगने लगा कि माहौल वैसा ही हो गया, तो उन्होंने कहते कि सपोर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी परेशान कि राष्ट्रपति मेरे खिलाफ, और तब उन्होंने जेपी को कहा कि इतना ही दम है तो इलेक्शन में आओ ना सामने। जेपी बोले बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन अब तुम कह ही रही हो तो ठीक है, एक बार आ जाते हैं। और फिर जेपी ने आंदोलन चलाया, गुजरात में जो आंदोलन चलाया, चिमन भाई पटेल सीएम थे गुजरात के कांग्रेस के। ऐसा आंदोलन हुआ, जनता ने विधायकों के घर जा जाके मार मार के इस्तीफे लिखवाए उनसे। इस्तीफे लिखवा के मतलब विधानसभा अध्यक्ष को दिया, उसको मारा कस के, एक्सेप्ट कर इस्तीफा, एक्सेप्ट करवाया, विधानसभा भंग हो गई। तभी इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया कि कोई विधायक या सांसद इस्तीफा देगा तो तुरंत स्वीकार नहीं होगा। उसकी स्वीकृति के नियम बनाए गए, इसीलिए कि मार मार के लोग स्वीकार करवा लेते इस्तीफा। और फिर वो हटे, फिर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद भ्रष्टाचार की वजह से हटे थे। और इलेक्शन के बाद गुजरात की जनता ने फिर से सीएम किसको बनाया, चिमन भाई पटेल, फिर वो बन गए। तो ये माहौल था। फिर जेपी ने कहा कि बस इंदिरा अब देख तू। देश भर में यात्राएं की, जबरदस्त समर्थन मिला। और उसी समय कुछ पार्टियों से जेपी ने कहा कि देखो ये यज्ञ है, यज्ञ, इसमें आहुति देनी होगी। जनसंघ को उस समय तक सीटें बहुत कम मिलती थी, कोई ज्यादा पूछता नहीं था इनको। थोड़ा बहुत था कि हाँ गोलवलकर, सावरकर, हिंदू हिंदू भाई भाई टाइप कुछ कुछ लोग समझते थे, ज्यादा भाव नहीं था पॉलिटिक्स में। जेपी से बात चली, जेपी ने कहा कि नई पार्टी बनाते हैं, अपनी पार्टी खत्म कर दो। तो 4 पार्टियों ने मेल्टिंग पॉट बनाया, अपनी अपनी पार्टी उसके अंदर स्वाहा कर दी, और उन चारों के मिलने से नई पार्टी बनी, जनता पार्टी। सुना आपने? अगर नहीं सुना अपने पापा मम्मी से पूछना, वो उस दौर में थोड़ा सा उनको शायद इंटरेस्ट रहा, हालांकि इतने पुराने नहीं होंगे आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से पूछना। तो जनता पार्टी जब बनी तो ये पार्टी उसमें समाहित हो गई, जनसंघ। फिर जनता पार्टी की ओर से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, पहली गैर कांग्रेसी 1977 में। इमरजेंसी हुई 18-19 महीने, फिर इलेक्शन हुआ 77 के मार्च में, जनता पार्टी जीती बहुमत से। फिर मोरारजी बने पीएम। 2 लोगों लड़ने लगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। उनको डिप्टी पीएम बना के शांत किया। जब तक जेपी थे काम चलता रहा, उसके बाद इंदिरा गांधी ने तहस नहस कर दिया सबको, और 1980 में सरकार गिर गई। अब वो चारों अलग हो गए थे, अब आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। फिर जो जनसंघ वाले लोग थे, जनता पार्टी में घुसे थे जनसंघ के रूप में, तो जनता पार्टी से निकले तो इन्होंने नई पार्टी बनाई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और 1984 के इलेक्शन में लोकसभा में 2 सीटें आई थी, मजाक नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी को सहानुभूति की लहर ऐसी मिली कि पूरे देश में 411 + 3 416 सीटें कांग्रेस को, तो बीजेपी को 2 सीटें मिली। अब देखो 2 से बढ़ते बढ़ते जैसी विष्णु के अवतार आए हैं, देखिए कमाल हो गया, अब 400 के आसपास सामने पहुंच गया। तो ये, और ये लखनऊ में थे, इनके पास एक फोन आया कि पटना में कार्यक्रम है। तो ये बोले कि ठीक है, सुंदरलाल भंडारी के साथ आ जाऊंगा, या उनको कहेंगे तो आ जाऊंगा। सुंदरलाल भंडारी आपको पता है बीजेपी के एक नेता हुए कद्दावर, ये दोनों क्लासमेट्स थे, स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो फर्स्ट क्लास में टिकट बुक हुआ लखनऊ से, बैठे ट्रेन में, रात को 2-2:30 बजे के आसपास उस ट्रेन में कुछ बोगीज जुड़ती थी, ऐसा कोई सिस्टम था। तो 2:45 के आसपास ट्रेन चली बोगी जुड़ने के बाद, और 3 बजे पटरियों पर इनकी लाश मिली। और सुबह 6 बजे पटना में इंतजार था, वहां सब देखते रहे। अंत में ट्रेन के अंदर तलाशी ली गई तो उनका ब्रीफकेस और सामान मिला, तब हल्ला मच गया। तब पता लगा कि पटरी पर उनका शव पड़ा हुआ है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। तो 2 व्याख्याएं हैं, एक ये कि ट्रेन में कुछ लुटेरे डकैत चढ़े होंगे और उन्होंने हत्या कर दी होगी, ये व्याख्या आमतौर पर चलती है। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी थियरी, जिसमें लोग मानते हैं कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो होगा इसके पीछे। तो किसी विरोधी पार्टी ने किसी गुंडे मवाली को भेज के हत्या करवा दी होगी, ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या लगता है आप लोगों को?
उस समय वैसे कौन हो सकता था ऐसा व्यक्ति? आरोप किस पे है? देखिए, यानी कि आरोप तो अटल जी पे है। सच में? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब बीजेपी आरएसएस के अंदर जो अटल विरोधी खेमे के लोग हैं वो ऐसा कहते थे कि एक सिद्धांत क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हुई तो इंदिरा गांधी पीएम बनी। तो बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी कोई ऐसी हत्या हो तो देखो कि बेनिफिशियरी कौन है, लाभार्थी कौन है, लाभ अंततः किसको मिला। तो इंदिरा गांधी पर ये आरोप हमेशा ही लगता रहा। अब इनके बारे में जनरल परसेप्शन तो ये है कि ये किसी डकैती लूट वगैरह के चक्कर में, मतलब मारने वाले को शायद ना पता हो कि किसको मार रहा हूं। भाई मारने वाले को क्या पता कि चाकू किसको लग गया, कितना महान आदमी था उसको क्या पता। वो तो बाद में अखबार में पढ़ के पता, अरे इसको मार दिया। तो ऐसा हो सकता है, संयोग तो दुनिया में होते हैं ना, संयोग से कैसे कोई बच सकता है, संयोग भी हो सकता है।